तो आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स यानी उन साधनों पर एक गहरी नजर डालेंगे जिनसे आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है। जी हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हैं, तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इन जटिल विषयों को कहानी की तरह समझना। बिल्कुल। सोचिए कि आरबीआई एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है और ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स उसके साज हैं। कुछ को वो रोज इस्तेमाल करता है, कुछ को खास मौकों पर, और कुछ को तब जब कोई साज बेसुरा हो जाए। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी ऑर्केस्ट्रा को समझेंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का, क्योंकि आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है। सही। उसका सबसे जरूरी काम है क्रेडिट कंट्रोल, मतलब बाजार में पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करना। और इसके लक्ष्य दो हैं, जैसा कि नोट्स में लिखा है। हाँ, पहला तो महंगाई को काबू में रखना और दूसरा देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। देखिए, अगर बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी और अगर कम होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो आरबीआई इसी संतुलन को साधने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। तो ये संतुलन साधने के लिए कंडक्टर के पास कौन कौन से साज हैं, मतलब आरबीआई कौन से तरीके अपनाता है? मोटे तौर पर आरबीआई के तर्कश में दो तरह के तीर होते हैं। अच्छा। पहले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो ये तय करते हैं कि पैसा अर्थव्यवस्था में किस दिशा में जाना चाहिए, और दूसरे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो ये तय करते हैं कि सिस्टम में कुल कितना पैसा होना चाहिए। एक ट्रैफिक को दिशा दिखाता है और दूसरा ट्रैफिक की कुल संख्या को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये दिलचस्प है। ज्यादातर चर्चा तो क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे रिपो रेट पर ही होती है, लेकिन ये दिशा तय करने वाले उपकरण भी जरूरी लगते हैं। बहुत जरूरी। चलिए पहले इन्हीं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से शुरू करते हैं। तरह से सर्जरी करने की ताकत देते हैं बिना पूरे शरीर को बेहोश किए। मतलब किसी एक खास सेक्टर पर असर डालना, पूरी अर्थव्यवस्था को छेड़े बिना। एग्जैक्टली। तो इसका सबसे नरम तरीका क्या है? क्या आरबीआई पहले बैंकों से बात करता है? हाँ, सबसे पहला और सबसे आम तरीका है मॉरल सुएजन, यानी नैतिक दबाव या एक तरह की सलाह। अच्छा। ये आरबीआई और बैंकों के बीच का एक अलिखित समझौता जैसा है। आरबीआई बैंकों के प्रमुखों को बुलाकर कहता है, देखिए, हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा लोन जा रहा है, ये एक बबल बना सकता है, जरा इस पर लगाम लगाइए। या फिर खेती और छोटे उद्योगों को लोन ज्यादा मिलना चाहिए, इस तरह की बातें। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या बैंक सिर्फ सलाह मानने से अपना मुनाफा नहीं देखते? मतलब मॉरल सुएजन क्या वाकई में काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर बैंक बात मान जाते हैं, क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक से सीधे तौर पर दुश्मनी नहीं मोड़ लेना चाहता। हाँ वो तो है। उनकी रेगुलेटरी निर्भरता आरबीआई पे होती है। लेकिन जब कोई बैंक बार बार इस सलाह को नजरअंदाज करता है, तब आरबीआई सख्त कदम उठाता होगा। बिल्कुल, तब वो दूसरे ज्यादा सख्त कदम उठाता है। जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बदलना। इसका मतलब है कि किसी खास तरह के लोन के लिए उधार लेने वाले को अपनी जेब से कितना पैसा लगाना होगा। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, मान लीजिए सोने के बदले लोन बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। आरबीआई को डर है कि ये एक सट्टा बाजार बना रहा है, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट 50% से बढ़ाकर 70% कर सकता है। मतलब अब 1 लाख के सोने पर पहले जहां 50,000 का लोन मिलता था, अब सिर्फ 30,000 का मिलेगा। जी, इससे उस सेक्टर में लोन लेना अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से उस खास सेक्टर के लिए लोन को महंगा या मुश्किल बनाने जैसा है। और क्या विकल्प है? एक और टूल है क्रेडिट रैशनिंग। इसमें आरबीआई एक खास सेक्टर के लिए लोन की ऊपरी सीमा ही तय कर देता है कि बैंक इससे ज्यादा लोन उस सेक्टर को दे ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन आरबीआई इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता है, क्योंकि ये बाजार के स्वतंत्र प्रवाह में सीधा दखल है। और अगर इन सब के बाद भी कोई बैंक नहीं माना, तब आरबीआई अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है भी। इसमें आरबीआई उस बैंक पर जुर्माना लगा सकता है, उसे आरबीआई से मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगा सकता है, या कुछ मामलों में बैंक के मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई कर सकता है। तो इसकी नौबत कम ही आती होगी। हाँ, इसकी धमकी ही काफी होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई को एक सदे हुए सर्जन की तरह काम करने की क्षमता देते हैं। सही कहा। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कंडक्टर के वो साज जो पूरे ऑर्केस्ट्रा की धुन तय करते हैं। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी, यानी पैसे की कुल मात्रा को कंट्रोल करने वाले साधनों की।
इन्हें आरबीआई के लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का कोर माना जाता है। और इसमें सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है बैंक रेट। बैंक रेट? हाँ, ये शब्द तो काफी समय से सुन रहे हैं। ये क्या है और आज के समय में कितना प्रासंगिक है? बैंक रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए कर्ज देता है। एक जमाना था जब यही मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य संकेत होता था। अच्छा। महंगाई काबू करनी हो तो बैंक रेट बढ़ा दो, लोन महंगे हो जाएंगे, बाजार में पैसा कम हो जाएगा और महंगाई घट जाएगी। लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हमारे नोट्स कहते हैं कि अब आरबीआई इसका सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। इसकी वजह है पॉलिसी को और साफ और प्रभावी बनाना। आरबीआई चाहता था कि बाजार में ब्याज दरों के लिए एक ही मुख्य संकेत हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने रेपो रेट को वो मुख्य पॉलिसी रेट बना दिया। आज बैंक रेट का सीधा इस्तेमाल मनी सप्लाई कंट्रोल के लिए नहीं होता। तो फिर इसका काम क्या है अब? अब ये ज्यादातर एक पेनल्टी रेट की तरह काम करता है। अगर कोई बैंक सीआरआर या एसएलआर जैसी नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर जो पेनल्टी लगती है वो बैंक रेट से जुड़ी होती है। अच्छा, तो इसे एमएसएफ रेट के साथ जोड़ दिया गया है। जी। तो अगर बैंक रेट अब मुख्य हथियार नहीं है तो आज का मुख्य हथियार क्या है? वो है LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे साल 2000 में लाया गया था। ये आरबीआई के रोजमर्रा के ऑपरेशंस का दिल है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिस्टम में रोज की लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का एक तरीका है। इसके दो हिस्से हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रेपो रेट। रिपो रेट, जिसके घटने बढ़ने पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। जी। रिपो रेट वो दर है जिस पर बैंक अपनी छोटी अवधि मतलब शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में उन्हें सरकारी सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है। इसका असर वो अपने ग्राहकों पर डालते हैं, जिससे हमारे होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाते हैं। ये बाजार से पैसा सोखने का सबसे प्रचलित तरीका है। जी, और इसका दूसरा हिस्सा है रिवर्स रेपो रेट, जो इसका उल्टा काम करता होगा। सही पकड़ा। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक अपने अतिरिक्त पैसे को आरबीआई के पास जमा करके ब्याज कमाते हैं। ये बाजार से अतिरिक्त पैसे को सोखने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2022 में, जब एक नए और ज्यादा शक्तिशाली टूल को लाया गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये भी पैसा सोखने का ही काम करता है, तो फिर रिवर्स रेपो रेट के होते हुए इसकी क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ एक बहुत ही मजेदार पेच है। रिवर्स रिपो में जब बैंक आरबीआई के पास पैसा रखते थे तो आरबीआई को बदले में उन्हें सरकारी सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती थी। अच्छा। अब सोचिए, अगर आरबीआई को बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा सोखना है तो उसके पास उतनी ही मात्रा में सरकारी सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए। मतलब आरबीआई के हाथ बंधे हुए थे। बिल्कुल। SDF इस मजबूरी को खत्म कर देता है। SDF के तहत आरबीआई बिना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखे बैंकों से पैसा ले सकता है। ओह, तो ये आरबीआई को बाजार से लिक्विडिटी सोखने की असीमित ताकत देता है। हाँ, ये सच में एक गेम चेंजर है। तो LAF तो रोजमर्रा के एडजस्टमेंट के लिए हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा संकट आ गया और एक बैंक को अचानक रात भर में बहुत सारा पैसा चाहिए और कोई दूसरा बैंक भी उसे उधार देने को तैयार नहीं है, क्या तब भी LAF रिपो ही काम आता है या आरबीआई के पास कोई SOS बटन भी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी SOS बटन का नाम है MSF, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? हाँ, इसे 2011 में शुरू किया गया था। ये एक इमरजेंसी खिड़की है। जब किसी बैंक के लिए फंडिंग के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो रातों रात मतलब ओवरनाइट आरबीआई से MSF के तहत उधार ले सकते हैं। जाहिर है इस इमरजेंसी सुविधा की शर्तें भी सख्त होती होंगी। हाँ, दो बड़े अंतर हैं। पहला, MSF की ब्याज दर रिपो रेट से हमेशा ज्यादा होती है। अभी ये रिपो रेट प्लस 0.25% है, ताकि बैंक इसका इस्तेमाल रोज न करें। बिल्कुल। और दूसरा और सबसे जरूरी अंतर ये है कि बैंक अपनी SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर भी इससे उधार ले सकते हैं। अच्छा। जबकि सामान्य LAF रिपो में वो अपनी अनिवार्य SLR होल्डिंग्स को हाथ नहीं लगा सकते। सही। ये MSF की सबसे बड़ी खासियत है जो एक संकटग्रस्त बैंक को जीवन दान दे सकती है। तो LAF रोजमर्रा की ट्यूनिंग के लिए और MSF एकदम आपात स्थिति के लिए। ये तस्वीर अब साफ हो रही है। चलिए अब दो सबसे बुनियादी और पुराने साधनों पर आते हैं, CRR और SLR। जरूर। ये दोनों रिजर्व रेशो हैं और मॉनेटरी पॉलिसी की नींव की तरह हैं।
पहले बात करते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशो की। ठीक है। कानून के तहत बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में RBI के पास रखना होता है। और सबसे जरूरी बात, इस पैसे पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। एक भी पैसा नहीं। इसका सीधा असर बैंकों की लोन देने की क्षमता पर कैसे पड़ता है? इसका असर बहुत सीधा और शक्तिशाली होता है। मान लीजिए CRR 4% है। अगर आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए तो बैंक को उसमें से 4 रुपए कैश के रूप में RBI के पास रखने होंगे। जी, अब बैंक के पास लोन देने के लिए सिर्फ 96 रुपए ही बचेंगे। तो अगर RBI को बाजार में पैसे की सप्लाई अचानक कम करनी है तो वो CRR को 4% से 5% कर देगा। और इससे बैंकों की लोन देने की क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन CRR बढ़ाने का एक नुकसान भी तो है। बैंकों का पैसा बिना ब्याज के RBI के पास अटक जाता है, जिससे उनकी मुनाफा कमाने की क्षमता कम होती है। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। बैंक्स हमेशा से चाहते हैं कि CRR कम से कम हो, क्योंकि ये उनके लिए बिना कमाई वाला एसेट है। इसीलिए RBI इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करता है। इसे रोज-रोज नहीं बदला जाता। और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इससे कैसे अलग है? SLR के तहत बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का एक न्यूनतम हिस्सा कुछ खास सुरक्षित और लिक्विड एसेट्स में निवेश करके रखना होता है। ये एसेट्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कैश, सोना या सरकारी सिक्योरिटीज। अभी ये 18% है। तो CRR की तरह ही SLR बढ़ाने से भी बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा इन एसेट्स में ब्लॉक हो जाता है। फर्क बस ये है कि SLR में रखे गए एसेट्स जैसे सरकारी बॉन्ड्स पर बैंकों को कुछ ब्याज मिलता रहता है, जबकि CRR पर कुछ नहीं मिलता। ठीक है। अब एक और टूल है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO। OMO? इसका क्या मतलब है? OMO का मतलब है कि RBI खुले बाजार में सरकारी सिक्योरिटीज खरीदता है या बेचता है। जब RBI को बाजार में पैसा डालना होता है, यानी लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, तो वो बैंकों से सरकारी सिक्योरिटीज खरीदता है और उन्हें बदले में पैसे देता है। सही। और जब उसे बाजार से पैसा खींचना होता है तो वो बैंकों को सरकारी सिक्योरिटीज बेचता है। ये LAF के रेपो रिवर्स रेपो की तरह अस्थायी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम में लिक्विडिटी को स्थायी रूप से घटाने या बढ़ाने का तरीका है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में ऑपरेशन ट्विस्ट का भी जिक्र है। ये नाम तो बड़ा फिल्मी लगता है। ये क्या चीज है? हाँ, ये नाम वाकई दिलचस्प है और ये OMO का ही एक खास अनकन्वेंशनल तरीका है। अच्छा। इसका नाम अमेरिका से आया, जहां 1960 के दशक में फेडरल रिजर्व ने पहली बार ऐसा किया था। इसमें RBI एक ही समय पर लंबे अवधि के सरकारी बॉन्ड खरीदता है और छोटे अवधि के बॉन्ड बेचता है। हाँ, एक हाथ से खरीदना और दूसरे से बेचना, इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद लंबी अवधि के ब्याज दरों को कम करना है, बिना सिस्टम में नया पैसा डाले। ये कैसे होता है? जब RBI लंबी अवधि के बॉन्ड्स खरीदता है तो बाजार में उनकी मांग बढ़ती है, जिससे उनकी कीमत बढ़ती है और उनका यील्ड यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। और लंबी अवधि का यील्ड कम होने का मतलब है कि देश में लंबी अवधि के लोन जैसे होम लोन या बिजनेस लोन सस्ते हो सकते हैं। जी, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलता है। ये यील्ड कर्व को ट्विस्ट करने की कोशिश है। वाह, मतलब बिना मनी सप्लाई को बदले ब्याज दरों के स्ट्रक्चर को बदलना। अब आखिरी क्वांटिटेटिव टूल MSS यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये OMO से कैसे अलग है? MSS का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बाजार में किसी बाहरी वजह से बहुत ज्यादा अतिरिक्त लिक्विडिटी आ गई हो, जिसे स्थायी रूप से हटाने की जरूरत हो। OMO और MSS दोनों में तो RBI सरकारी सिक्योरिटीज बेचकर पैसा सोखता है। हाँ, लेकिन फर्क ये है कि OMO से मिला पैसा सरकार के खाते में जाता है और सरकार उसे अपने खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा। वहीं MSS के तहत बेची गई सिक्योरिटीज से मिला पैसा सरकार के खर्च के लिए नहीं होता, बल्कि RBI के पास एक अलग अकाउंट में पार्क हो जाता है। इसका एकमात्र मकसद बाजार से अतिरिक्त पैसा सोखना होता है। इसका कोई हालिया बड़ा उदाहरण है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोटबंदी के समय देखने को मिला था। ओह हाँ। जब पुराने नोटों को जमा करने के लिए बैंकों में अचानक कैश का सैलाब आ गया था, तो सिस्टम में जबरदस्त अतिरिक्त लिक्विडिटी पैदा हो गई थी। उस अतिरिक्त पैसे को संभालने के लिए RBI ने बड़े पैमाने पर MSS बॉन्ड्स जारी किए थे। तो इन सब अलग-अलग धागों को जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये सभी टूल्स मिलकर कैसे काम करते हैं?
नोट्स में स्टेरिलाइजेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आरबीआई इनमें से कई साधनों का एक साथ इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है विदेशी मुद्रा के भारी प्रवाह मतलब इनफ्लो के असर को बेअसर करना। इसे ऐसे समझिए, जब देश में बहुत ज्यादा विदेशी डॉलर आते हैं तो डॉलर की सप्लाई बढ़ने से रुपए की कीमत मजबूत होने लगती है। और अगर रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो हमारे निर्यातकों को नुकसान होता है। बिल्कुल। तो इसे रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है? इसे रोकने के लिए आरबीआई बाजार से डॉलर खरीद लेता है और बदले में रुपए जारी करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में तो सिस्टम में अचानक बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। हाँ, मनी सप्लाई बढ़ जाती है जिससे महंगाई का खतरा पैदा हो जाता है। अब आरबीआई को इस साइड इफेक्ट का इलाज करना है। और इलाज के लिए वो अपने यही हथियार इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। इसी अतिरिक्त रुपए को बाजार से वापस सोखने के लिए आरबीआई ओएमओ या एमएसएस के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज बेचकर उस अतिरिक्त रुपए को वापस अपने पास खींच लेता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को जिसमें विदेशी मुद्रा के प्रवाह से बढ़ी मनी सप्लाई को सोख कर बेअसर किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये दिखाता है कि आरबीआई कैसे एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। यह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साधनों का एक बहुत ही साफ और गहरा विश्लेषण था। हमने देखा कि कैसे आरबीआई का ऑर्केस्ट्रा अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग-अलग साज बजाता है। जी। रेपो और एलएएफ रोजमर्रा की फाइन ट्यूनिंग के लिए, एमएसएफ इमरजेंसी के लिए और ओएमओ या एमएसएस जैसे टूल्स बाजार में बड़े और स्थायी बदलाव लाने के लिए। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारी सेंट्रल बैंकिंग कितनी परिष्कृत मतलब सोफिस्टिकेटेड और डायनामिक है। ये एक स्थिर किताब नहीं है, बल्कि लगातार बदलती आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने तरीकों को ढालती रहती है। एसडीएफ जैसे नए टूल का आना इसी का सबूत है। बिल्कुल। आज की चर्चा के आधार पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स एक पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और फेड करेंसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी और ग्लोबल फाइनेंस का दौर बढ़ रहा है, भविष्य में इन पारंपरिक साधनों की प्रभावशीलता पर क्या असर पड़ सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या आने वाले समय में आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंकों को अपने ऑर्केस्ट्रा के लिए पूरी तरह से नए तरह के साज बनाने की जरूरत पड़ेगी?